नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विष्णु और आपका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत से जितने भी इतिहास में अभी तक के यूपी पीसीएस या आईएएस और सभी स्टेट पीसीएस में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे हम प्रॉपर रूप से डिस्कस करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने भी लोग पीसीएस और आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे हमें एग्ज़ाम के नेचर का पता चलता है कि किस प्रकार से कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ हमें अच्छे से पता चल जाता है और इससे हमारी तैयारी जो है वो बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, सबसे पहले बता दें, यह है भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण, जो मध्यकालीन भारत का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 570 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? मक्का, सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। किस में हुई थी? 632 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीसीएस प्री 1995 में पूछा गया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। मक्का कहाँ स्थित है? अभी आपने यहाँ पे पढ़ा है, मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया, यानी कि हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किन लोगों ने किया? तो इसका ऑप्शन है डी, अरबों ने किया। इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा और परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कह के पुकारा है। ठीक है, उसके बाद में तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरब कंट्री के लोगों ने किया, यानी अरबों ने किया था। आइए अगला देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 711 में एक बार आक्रमण करने का एक प्रयास किया गया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। इसकी व्याख्या में देखते हैं। सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में ना होकर के किसमें हुआ था? 712 ईस्वी में सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इसे शॉर्ट में MBK भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब अपने याद करने के लिए याद करते हैं इसको MBK, बल्कि इसका नाम है क्या? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम को पूर्व 711 में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था, परंतु इस दौरान वह पराजित हुआ और मारा गया था। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था और भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया था और उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। और फ्रांसीसी ग्रंथ चचनामा है जिसके द्वारा हमें अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी प्राप्त होती है। ये रही इसकी व्याख्या। आगे देखते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो जैसे हमने पहले पढ़ा है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय पाई। ठीक है, ये पूछा गया था यूपीपीसीएस प्री 1991 में का एक क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो सबसे पहले हमने कब देखा है? 712 ईस्वी में किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इसकी व्याख्या को भी पढ़ लेते हैं। व्याख्या पढ़ने से देखिए फ़ायदा ये होता है कि आप एक प्रश्न पढ़ते हैं, उससे संबंधित कई प्रश्न और भी तैयार हो जाते हैं।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो सकता है ना रिपीट हो, बल्कि कई बार यूपीपीसीएस में रिपीट भी होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर रिपीट नहीं होता है फिर भी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 8वीं सदी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण हुआ था, किंतु उसका कोई अस्थायी परिणाम नहीं निकला था और अरबों का राज्य सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका और उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? अभी हमने पढ़ा कौन थे, अरब के लोगों ने सबसे पहले आक्रमण किया था। सफलता कौन पाया था? 712 ईस्वी में पाया था। देखिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो देखते हुए आपको इसमें याद हो जाए, बाद में आपको कई बार पढ़ने की आवश्यकता ना हो। कोशिश करिए वीडियो की जब देख रहे हों उसी समय आपको अधिकतर चीज़ें कंठस्थ हो जाएं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बम्बई के निकट थाने पर हुआ था, परंतु यह आक्रमण असफल रहा था। भारत पर इसका सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। खलीफा उल वाजिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था और कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। इसने सिंध को 712 और मुल्तान को 713 ईस्वी में जीत लिया था। आइए आगे देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन जो बनता है ये है, मोहम्मद बिन कासिम था कहाँ का था? अभी हमने पढ़ा अरब का था। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, क्या है ये? मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? अरबों ने कब आक्रमण किया? 712 ईस्वी में इसने सफलता पाई, सिंध पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया था उसकी आयु मात्र कितनी थी? 17 साल थी। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? इसमें से ऑप्शन है अलप्तगीन महमूद यानी महमूद गजनवी इसमें लिखा हुआ है, और सुबुक्तगीन या इस्माइल। तो इसमें गजनी वंश का शासक जो था या संबंध, हाँ ये था अलप्तगीन, या कई जगह अल्पतगीन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था और गजनी वंश का अन्य नाम इसे यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदूशाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदुकुश पर्वतमाला तक था। ठीक है, आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। ये देखिए यूपी लोअर सबऑर्डिनेट या स्पेशल प्री 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 10, इसमें देखते हैं कथन और कारण दिया हुआ। कथन ए दिया हुआ है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कारण है कि वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो इसमें है नहीं, पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। आइए इसकी व्याख्या कर देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। व्याख्या में देखिए, महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए, ये तो सही है, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य जो था अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि क्या था? लूटपाट करना था। अब देखिए इसमें प्रश्न में दिया था कि वह मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता, नहीं, वह केवल क्या करना चाहता था? लूटपाट के उद्देश्य से ही आक्रमण किया था 17 बार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो इसका है विद्याधर, ये पराजित नहीं हुए थे। ठीक है, इसकी व्याख्या अगर देखें तो देखिए व्याख्या इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा दिया हुआ है, सब पढ़ लेते हैं क्योंकि ये जो है काफ़ी व्याख्या में से कई क्वेश्चन और भी बन जाते हैं। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 में हुआ था। उस समय चंदेल का शासक कौन था? चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ था, किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं निकला, यानी इसका जिसमें कोई जीता नहीं था। देखिए
उसके आगे लिखा हुआ है, इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया था और मोहम्मद गजनवी भी वापस लौट गया था। इस प्रकार विद्याधर केवल एक ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था और मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का शक्तिशाली शासक बताया है। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया जिसका उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। उसके बाद में आगे देखते हैं, विद्याधर ने हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया था, ठीक है। उसको उनकी दृष्टि में राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए भागकर एक बड़ा अपराध किया था। इन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार दिया था। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। इसमें चारों ऑप्शन में देखिए, सबसे सही है उत्बी। महमूद गजनवी शिक्षित और सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय में महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया। उसका दरबारी इतिहासकार जो था वो कौन था, उत्बी था। इसने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो किताब उल यामिनी अथवा तारीख ए यामिनी भी कहा जाता है। इसने इस ग्रंथ की रचना की थी। आइए 13वां क्वेश्चन है, शाहनामा के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा के लेखक कौन है। नहीं, शाहनामा के लेखक फरिश्ता किसके दरबार में है। तो देखिए, ये पूछा गया था UPRO मेंस परीक्षा 2013 में। ये एक विवादित क्वेश्चन है, इस पे देख लेते हैं, क्योंकि शाहनामा के लेखक जो हैं वो फरिश्ता नहीं थे। आइए देखते हैं, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं अच्छे से। दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि शाहनामा के लेखक फरिश्ता न होकर बल्कि कौन है, फिरदौसी हैं। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती थी। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर बी होगा, लेकिन जबकि फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी लिखा था। इनका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहा तथा बाद में बीजापुर चला गया था। इसकी पुस्तक तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित था, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। शाहनामा के लेखक, देखिए यहाँ पे सही आंसर है। शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो ये था अल बरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला कौन था, अल बरूनी। इसमें देखिए व्याख्या जो दिया हुआ है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी मत इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक भी थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित और धर्म और धर्मशास्त्र। ये भी इसके रुचियों के अच्छे क्षेत्र थे। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें हैं ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, 12 मिहिर की रचनाएं हैं, विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह पर भगवद गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण को उद्धृत किया है। अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद, क्या है, तहकीक-हिंद की रचना की थी। अल बरूनी की कौन सी रचना महत्वपूर्ण है, तो तहकीक-ए-हिंद की रचना की। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। इसका अनुवाद हिंदी भाषा में किसने किया है, रजनीकांत शर्मा ने किया है। आगे देखते हैं, 16वां क्वेश्चन है, महमूद गजनवी या मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार इनमें से कौन था। ऑप्शन में है फरिश्ता, अल बरूनी, अफीफ और इब्न बतूता। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, अल बरूनी, जैसा कि हमने अभी ऊपर व्याख्या में इस प्रश्न को कर लिया है। आगे देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, अल बरूनी भारत में आया था तो कब आया था, या 11वीं शताब्दी में आया था। 11वीं शताब्दी चल रहा था जब
ठीक है, उस समय अल बिरूनी भारत आया था। इसमें देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो कौन था इसमें? अल बिरूनी जो था वो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बिरूनी के संबंध में सही नहीं है? ए है वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। बी है उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत में से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो देखिए इसमें तीन ऑप्शन तो सही हैं, लेकिन ए ऑप्शन गलत है। वह धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि वह धर्म पर आधारित लेखक था। बाकी देखिए इनमें तीनों ऑप्शन जो हैं ये सही। संस्कृत का विद्वान था ही, इसने कई पुराणों का अध्ययन किया था, उसके बाद कई संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। ठीक है, वह त्रिकोणमिति यानी गणित का भी जानकार व्यक्ति था, लेकिन वह धर्मनिरपेक्ष नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? महमूद गजनी जब आक्रमण करता है 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, तो उसके बाद में जब मंदिर में क्षति हो जाती है तो कौन निर्माण करवाता है? अगला तो देखते हैं महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1026 ईस्वी के समय यहाँ का शासक जो था वो भीमदेव प्रथम था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि महमूद गजनवी इस समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय कौन वहाँ का शासक था? तो कौन था? भीमसेन था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है और महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति यानी बहुत ज़्यादा लूटपाट कर लिया था, और इसके जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? इसमें है ऑप्शन नंबर बी सही है, महमूद गजनवी ने किए थे। इसकी व्याख्या है, संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे, और महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में था और दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा यानी देवनागरी लिपि में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, अवयक्तमेकम मोहम्मद अवतार नूरपति महमूद। इस लेख के चारों तरफ अंकित था, अवयक्तिया नाम अयाम टनकम हतो महमूदपुर संबतो 418। चांदी के इस सिक्के दिरहम का वजन जो था वो कितना था? 3 ग्राम था। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26वां जो है वह है 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो 1194 का जब चंदावर का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी से, तो इसमें कौन लड़ा था? जयचंद। जयचंद ने हरा दिया था किसको? जयचंद को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वह था तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का देखिए युद्ध जो हुआ था, एक तो हुआ था 1191, फिर 1192 हुआ था। तराइन का 2 युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का जो युद्ध हुआ था उसमें कौन कौन जीता था? देखिए जो पहला युद्ध हुआ था इसमें 1191 में जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज हरा देते हैं, लेकिन जब दूसरा युद्ध होता है तो पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। कौन हरा देता है? मोहम्मद गौरी इनको हरा देता है। ठीक है, इसमें देखिए व्याख्या भी दिया हुआ है, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुस्लिमों की जीत हुई थी। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। चंदावर यहाँ से याद करना है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? यानी दोनों युद्ध जो तराइन के युद्ध हुए थे उसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। आगे देखते हैं, हमारा है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों को कालक्रमानुसार या कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है और नीचे दिए गए सही कोट सही उत्तर
चूज करना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसमें देखते हैं चंगेज़ खां, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और तैमूर। इसमें देखिए होगा क्या, सबसे पहले देखिए व्याख्या को पढ़ लेते हैं। सन 1999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। और शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसका पूरा नाम देखिए क्या है, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम बार आक्रमण जो हुआ था 1175 ईस्वी में हुआ था। और 1205 ईस्वी में वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज़ खां के आक्रमण का समय भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 में ख्वारिज़्म शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबर ने दिल्ली की सल्तनत की ओर भागा था। और देखिए इसमें सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक जो थे तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था। तो देखिए इसमें चंगेज़ खां की अगर बात किया जाए तो चंगेज़ खां देखिए तैमूर जो था वो आया था 1398 यानी 1398 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या होगा, दो होगा, पहले दूसरा होगा, सबसे पहले दूसरा होगा, उसके बाद में होगा मोहम्मद गौरी आएगा, उसके बाद में चंगेज़ खां आता है, लास्ट में आता है कौन, तैमूर आता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 29 है, किस मुगल शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? ये देखिए उत्तराखंड PCS 2006 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का ऐसा सिक्का था जिसमें देवी लक्ष्मी की आकृति दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। भारत में मोहम्मद गौरी ने अब किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो किसको प्रदान किया था? इसका जो दास था मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन को हम जानते हैं गुलाम वंश का क्या था, संस्थापक था। गुलाम वंश या कहते हैं इसको ममलूक वंश भी कहते हैं। ठीक है, ममलूक वंश का ये संस्थापक भी था और ये मोहम्मद गौरी का दास भी था। तो देखते हैं इसका व्याख्या। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में इक्ता प्रथा यानी अक्ता या कह सकते हैं इक्ता प्रथा भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, इक्ता प्रथा स्थापित हुई। 1192 से 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित क्षेत्रों विजित भाग जो था उसका प्रशासन को संभाल रखा था। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो कौन था? बख्तियार खिलजी था। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद गौरी के इस एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी यानी शॉर्ट नेम में से किया जाता है बख्तियार खिलजी के नाम से भी जाना जाता है। इतना बड़ा देखिए। ठीक है, उसके बाद में आता है खिलजी ने 1193 में से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी बना दिया गया था। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कौन तोड़वाया था? तो कौन था? बख्तियार खिलजी का नाम आता है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़वा दिया था। ठीक है, विध्वंस कर दिया था इसका। उसके बाद देखिए उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला था। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर में आत्मसमर्पण कर दिया और लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली थी और वहीं कुछ समय तक शासन भी करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया था। इख्तियारुद्दीन ने लखनऊती को अपनी राजधानी बना दी। अब देखिए उस समय लखनऊती था, इस समय लखनऊ हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसमें अली मर्दान खिलजी था। ठीक है, सॉरी इसमें क्या था, बिहार का भी देखिए हमने ऊपर क्या पढ़ा है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ये था बख्तियार खिलजी।
ठीक है, बख्तियार खिलजी वही जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़वाया था। आगे देखते हैं, हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, यानी 33वां क्वेश्चन है। ये है, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था। देखिए फिर क्वेश्चन वही रिपीट हुआ है। ये है 60वां और 62वें बीपीएससी एग्जाम बिहार पीसीएस में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या होगा, बख्तियार खिलजी होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं उसे कई बार रिपीट भी होते हैं, इनको हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये किसी और भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। कथन ए जो है, इसमें भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए और कारण इसका दे रहा है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन करना था। तो देखिए इसमें कथन ए तथा कारण दोनों सही है और कथन आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। हाँ सही बात है, उत्तर भारत में क्योंकि राजनीतिक एकता नहीं थी, क्योंकि उस समय जो राजा होते थे वो एक दूसरे से झगड़ा करने रहते थे, यानी कि युद्ध करते रहते थे और अपने राज्य के विस्तार के लिए ही केवल काम करते थे, यानी राजनीतिक एकता की कमी थी। ये पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट होती है। भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य का स्थापना हुआ था। भारत भूमि के अंदर प्रवेश कर पाने का प्रथम श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद यानी महमूद गजनवी को प्राप्त हुआ है, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय संसबानी वंश के मोहम्मद गोरी यानी मोहम्मद गजनवी जो था वो आक्रमण तो किया था, प्रवेश किया था, लेकिन संसबानी वंश का जो राज्य स्थापित किया था, कौन सा, संसबानी वंश का शासक कौन था, मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी यहाँ का शासक था। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि कथन एक तो सत्य है। दूसरा है, भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में भी एक शक्तिशाली विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव था, सामाजिक विभेद था, ब्राह्मणवाद का उत्थान था, नैतिक पतन हो रहा था और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की जो रणनीति थी, उनकी जो स्ट्रेटजी थी युद्ध की, वो काफ़ी अच्छी थी उस समय। ठीक है, उसके बाद सैनिक संगठन भी उनका तगड़ा था उस समय और साधन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता के कारण है। इस प्रकार कथन कारण ये दोनों सही हैं। चलिए इसकी व्याख्या हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से प्राप्त होती है। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर यहीं पे है, दसपुर शिलालेख से प्राप्त होता है। अब देखिए दसपुर को मंदसौर अभिलेख भी कहा जाता है। दसपुर या मंदसौर शिलालेख कुमारगुप्त के शासनकाल है। कुमारगुप्त किस वंश के शासक हैं, गुप्त वंश यानी गुप्ता एम्पायर के शासक हैं। इस लेख में कुमारगुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख में पटवाय श्रेणी यानी रेशम सूत बुनने वालों की समिति तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको पहला चैप्टर, इसको अगर एक बार में नहीं याद हुआ होगा तो कृपया 2 बार देख लेंगे। मुझे लगता है, उम्मीद है कि अच्छे से आपको आइडिया हो जाएगा कि मुस्लिम आक्रमण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको कवर किया गया है इसमें, और एक अच्छा ओवरव्यू आपके माइंड में आया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन यूपीपीसीएस, आईएएस या सभी स्टेट पीसीएस में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश या ममलूक वंश के बारे में होगा, जो 1206 ईस्वी में किसने इसकी स्थापना किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, ऐबक ने किया था। इसके बारे में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो इसी पे होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। धन्यवाद।